बीजेपी जल्द जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट की लिस्ट। 5 में से 4 सीटों पर प्रत्याशी बदले जाने की संभावना। टिहरी और अल्मोड़ा में महिला प्रत्याशी दे सकती है बीजेपी। हंगामे के बीच 89,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पास। सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष की आवाज दबाने का लगाया आरोप। देहरादून में फ्लैट में काम करने वाली नाबालिग का शव बाथरूम में लटका मिला। परिजनों ने किया हंगामा। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी। 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना। प्रशासन ने सतर्क रहने के दिए आदेश। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। भाजपा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का जल्द ऐलान करेगी। भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने उम्मीदवार तय करने के लिए मंथन किया। जल्द ही प्रत्याशियों की पहले लिस्ट जारी कर सकती है भाजपा। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा जल्द उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। तो भाजपा केंद्रीय नेतृत्व ने उम्मीदवार तय करने के लिए मंथन किया। जल्द ही प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भाजपा जारी कर सकती है। तो भाजपा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का जल्द ऐलान करेगी। केंद्रीय नेतृत्व ने उम्मीदवार तय करने के लिए मंथन किया। जल्द ही प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी भाजपा जारी कर सकती है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। विनय, भाजपा लोकसभा चुनाव को कुछ ही समय बाकी है, नजदीक ही है चुनाव, और प्रत्याशियों का जल्द जो है ऐलान कर सकती है बीजेपी। विनय, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। भाजपा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों का जल्द ऐलान करेगी। केंद्रीय नेतृत्व ने उम्मीदवार तय करने के लिए मंथन किया। जल्द ही प्रत्याशियों की पहली लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी कर सकती है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, लोकसभा चुनाव को कुछ ही समय बचा है, नजदीक है लोकसभा चुनाव, और इसके लिए बीजेपी जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में तैयारियां चल रही हैं, और जो यहाँ पर पार्लियामेंट बोर्ड की अगर बात की जाए तो हाल ही में पार्लियामेंट बोर्ड की जो बैठक है वो उत्तराखंड देहरादून में हुई है। तो अब ऐसे में देखा जा सकता है कि जो 5 सीटें हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के, उसको जो दावेदारी करने वाले जो नाम हैं अब जो है उनको यहाँ पर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर जो कवायद चल रही है, 55 जो दावेदार हैं उन यहाँ पर उनकी जो लिस्ट है इस दौरान आ चुकी है। अब ऐसे में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के लगातार जो कयास जिस तरीके से लगाए जा रहे हैं नामों की अगर बात की जाए, टिहरी से जो इस समय लोकसभा सांसद है माला राज लक्ष्मी शाह, उनके नाम पर भी जो है यहाँ पर संशय बना हुआ है, क्योंकि वहां से भी जो है नए चेहरे को टिकट मिलने की जो यहाँ पर उम्मीद है इस दौरान जताई जा रही है। तो देखा जा सकता है कि अब जो है यहाँ पर कई नए नाम जो है इस दौरान सामने आ सकते हैं। जी, केंद्रीय नेतृत्व की बैठक, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक देहरादून में होने वाली थी और उसमें भी इस नामों को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही थी। उसमें उस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया है? क्या उसमें प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया गया?
जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही जो महेंद्र भट्ट हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वो दिल्ली दौरे पर इस दौरान रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व की जो बैठक होनी है वो दिल्ली में होनी है। ऐसे में जो यहाँ पर नामों की अगर बात की जाए तो जो नाम हैं उन पर जल्द ही जो है यहाँ पर मोहर लग सकती है कि किसको जो है इस दौरान यहाँ पर टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर संशय बना हुआ है नामों को लेकर के, लगातार जो है और भी जो नाम है उनको चेंज करने का जो यहाँ पर चर्चाएं इस दौरान चल रही हैं। तो देखा जा सकता है कि राजलक्ष्मी शाह टिहरी से लोकसभा सांसद हैं, तो वहीं पौड़ी की अगर बात की जाए तो पौड़ी से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है उनके नाम पर भी जो है यहाँ पर चेंज करने को लेकर के जो है चर्चा की जा रही है। तो अब जल्द ही ये जो संशय है ये खत्म हो जाएगा और जो नामों की लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। जी विन, टिहरी और अल्मोड़ा में महिला प्रत्याशी बीजेपी दे सकती है, तो ऐसे कौन से नाम है जो इस लिस्ट में और इस रेस में शामिल हैं? देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर टिहरी और पौड़ी की अगर बात की जाए तो पौड़ी में पहले ही जो महिला है राजलक्ष्मी शाह वो सांसद हैं टिहरी से। अब उनका जगह पर जो है जो नया नाम है उसके लिए चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि अभी आला कमान ने ये क्लियर नहीं किया है कि किसको जो है इस दौरान टिहरी और यहाँ पर अल्मोड़ा से जो है टिकट दिया जा सकता है, लेकिन जल्द ही जो है इसको लेकर के लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें साफ हो जाएगा कि अब किस किस को जो है कौन से वो नए चेहरे हैं जिनको इस दौरान लोकसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर जिम्मेदारी मिल सकती है और टिकट के लिए दावेदारी उनकी क्लियर हो सकती है। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। 6 सूत्रीय मांगों पर अडिग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका सहित मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का कहना है कि सरकार उन्हें विभिन्न सरकारी कार्य योजनाओं में कार्य पर लगाती है, लेकिन उनके मानदेय में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। 18,000 के मासिक वेतन के साथ गोल्डन कार्ड की सुविधा भी मांगी गई है। तहसील जोशीमठ में धरने पर बैठी जोशीमठ क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने प्रदेश सरकार को साफ लहजे में कहा है कि अगर समय रहते उनकी मांगों को नहीं माना गया तो लोकसभा चुनाव बहिष्कार जैसा कदम भी उठा सकते हैं। हमें आज 9वां दिन है, हम 21 तारीख से अपने आंगनबाड़ी इसमें धरने पे बैठे तहसील परिसर में। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए और जब तक हमें राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक हमें न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये दे और हमें गोल्डन कार्ड जारी करे, क्योंकि हमें सारे सरकारी योजनाओं में लगाया जाता है, उसका लाभ नहीं दिया जाता है। और जो इंटर पास बहनें हैं उनको 15 साल पूर्ण होने पर उनका मानदेय स्वतः ही बढ़ाया जाए। और जो ये हमारी मिनी कार्यकर्ती बहनें हैं उनका तो जियो आ चुका है और यही मांगे हमारी हैं। और हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो हमारा धरना अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने यह धरना प्रदर्शन किया है। हल्द्वानी में जिला निर्वाचन विभाग के मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी ने पत्रकारों के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पेड न्यूज सहित इलेक्शन संबंधित संवेदनशीलता के सभी नियम कानून को विस्तार से बताया गया और इसके अलावा इलेक्शन में कवरेज के लिए आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए पत्रकारों से सुझाव भी लिए गए। एमसीएमसी के नोडल अधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से लोकसभा चुनाव संपन्न हो, इसके लिए यह समिति विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के अलावा केबल नेटवर्क सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अन्वेषण करेगी। आप सभी के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि इलेक्शन को लेकर के जनपद नैनीताल की सारी टीमें एकदम तैयार हो गई हैं। इसी क्रम में एक टीम हमारी एमसीएमसी की है जो मीडिया सर्टिफिकेशन की टीम रहती है। तो इसमें इलेक्शन के दौरान जो भी हमारे प्रत्याशी हैं उनकी पेड न्यूज़ हो या जो भी मीडिया को ब्रीफिंग देनी है, जो भी डेटा रिलीज़ करना है, उस संदर्भ में एक प्रॉपर हमारा आपस में तालमेल बना रहे और सही सूचना जागरूक मतदाताओं तक पहुंच सके। तो उसके लिए हमने अपनी टीम के संदर्भ में आज एक बैठक भी की है
और आप लोगों से वार्तालाप भी हुई है। आप लोगों के जो सुझाव हैं उसको भी हम लोग अपने आने वाले समय में जो भी हमारी कार्य प्रणाली उसमें सम्मिलित करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारी पूरी टीम एक निष्पक्ष चुनाव करा सके। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत नए प्राथमिक परिवार सफेद राशन कार्ड बनाने की कार्रवाई की जा रही है और बीते 6 महीने में राज्य में प्राथमिक परिवार सफेद राशन कार्ड के अंतर्गत कुल 3,437 राशन कार्ड बनाए गए हैं। खाद्य मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 21,948 लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सफेद राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है। मुझे लगता है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और राशन कार्ड के संदर्भ में एनएफएसए के तहत जो राशन कार्ड अलॉटेड है उतने ही राशन कार्ड जो है राज्य सरकार लगातार क्रियान्वित किए हुए है। मैंने बताया कि यदि हमें किसी व्यक्ति का अंत्योदय या किसी व्यक्ति का प्राथमिक परिवार यानी कि गुलाबी या सफ़ेद कार्ड हमें बनाने हैं तो जैसे ही हमारे पास में कोई यूनिट रिक्त होगी तो वैसे ही वो पात्र व्यक्ति के संग में उसे स्वतः ही जोड़ा जा सकता है या संबंधित जनप्रतिनिधि हों या संबंधित कोई भी व्यक्ति खुली बैठक के माध्यम से, पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से, फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से उसके लिए आवेदन कर सकता है और जैसे ही विभाग के पास में किसी रिक्त यूनिट की जानकारी आती है तो विभाग उसको एडजस्ट करता है। तो इसलिए यह प्रक्रिया हमेशा गतिमान रहती है और मुझे लगता है कि जो फिक्स यूनिट है उससे ज़्यादा राज्य सरकार बढ़ भी नहीं सकती है क्योंकि ये 100% केंद्र पोषित योजना है। तो इसलिए एक किसी का जो भी अपात्र है उसका कटेगा और जो पात्र है वो जुड़ेगा। थराली में रतगांव के ग्रामीणों ने ढाडर बगड़ में प्राणमती नदी पर मोटर पुल की मांग की है और ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर थराली देवाल तिराहे से तहसील मुख्यालय तक जुलूस निकाला। ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजते हुए बरसात से पूर्व मोटर पुल का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। साथ ही मोटर पुल न बनने की सूरत में चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी। पुल का कार्य शुरू नहीं होता तब हम बैठे रहेंगे। हमें आश्वासन नहीं, काम चाहिए। पिछले 3 बार वहाँ इस किस्म की आपदाएं आ गई है। अभी 7 महीने से सरकार की तरफ से कोई हमें वो नहीं मिला। आज की जनता सरकार चाहती है हमको पलायन के लिए, क्योंकि जो बच्चे नौकरी पर लगे हैं, जिसके पास 2 पैसा है वो आदमी बाहर जा रहा। जिस इंसान के पास पैसा नहीं है वो भूखा मरे, क्योंकि पुल बनेगी नहीं, वहाँ को बीमार होगा, वो वहाँ से आ नहीं पाएगा। हमारे यहाँ जो 2023 में पुल बह गया है उसके लिए हम यहाँ पर आंदोलन लेके आए हैं, जबकि हमारे यहाँ के लोग कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है क्योंकि शिक्षक वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच पा रहे हैं और हमारे गांव में लगभग 10 से 15 औरतें जो गर्भवती हैं उनको हॉस्पिटल यानी स्वास्थ्य चिकित्सा लाने तक बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और गांव में जो हमारी फसलें हैं, हमारी माताएं बहनें मेहनत करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी फसल, क्योंकि हमारे पहाड़ों में मोटे अनाज का ही उत्पादन किया जाता है। जो आलू चौलाई वगैरह हो गया, इसका भी ठीक से आगे आय व्यय नहीं हो पा रहा है। विगत कई वर्षों से हम इस आपदा से त्राहिमाम हैं। 2013 से हमारा रतगांव आपदा की मार झेलते आ रहा है और लगातार हम प्रयासरत रहे, लेकिन होता है कि हर वर्षा काल में हमारा 2018 में हमारा पुल बह गया था और इसी वर्ष 2013 विगत वर्ष आपदा, भीषण आपदा के कारण अधिक जनसंख्या होने के कारण वहां पर राजकीय इंटर कॉलेज भी हैं, 170-80 बच्चे वहां पर अध्ययनरत हैं। वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। हमारा एक लाइफ लाइन कहने वाला वैली ब्रिज था। हमने एक ज्ञापन बैठक के माध्यम से महोदय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन दिया था, हमारा जो है वैली ब्रिज बनाए, अस्थायी पुल बनाए। पूरा क्षेत्र का, रतगांव का ही नहीं पूरा क्षेत्र समर्थन में जुलूस लेके आया है और जुलूस को जनसभा में तब्दील कर दिया गया है। तो माननीय उप जिलाधिकारी थराली के माध्यम से यदि शासन स्तर के लोगों से वार्ता नहीं करवाई जाती और रतगांव के लोगों को आश्वासन नहीं दिया जाता तो ये जो जनसभा है ये धरना, कर्मी अनशन, आमरण अनशन में भी तब्दील हो सकता है आवश्यकता पड़ने पे। यदि माननीय उप जिलाधिकारी महोदय आज वार्ता कराते हैं और सरकार के नुमाइंदे हमको कोई आश्वासन देते हैं तो निश्चित रूप से हम शाम को लौट जाएंगे, अन्यथा जो है धरना जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अधीनस्थ श्रम विभाग है और यह विभाग श्रमिकों की सहायता के लिए काम करता है, पर इस सहायता के नाम पर श्रमिकों को कैसे लूटा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। उत्तरकाशी के श्रम विभाग में आजकल श्रमिकों की सुविधा के लिए श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं।
जिसके अंतर्गत श्रमिकों को कई सुविधाएं देने की सरकार की कोशिश रहती है। श्रमिकों की बेटियों के विवाह, दुर्घटना और कई प्रकार की सहायता इस कार्ड के माध्यम से विभाग उपलब्ध कराता है। पर जनपद उत्तरकाशी में इस कार्ड को बनाने के लिए मजदूरों को जमकर लूटा जा रहा है। सरकार ने इस कार्ड को बनाने के लिए 150 रुपए फीस निर्धारित की है, पर यहाँ इसके एवज में 600 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि 600 रुपए देने के बाद भी गरीब मजदूरों को 3-3 दिन चक्कर काटने को मजबूर किया जा रहा है, जिसके कारण एक मजदूर को कम से कम 2000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मजदूरों का कहना है कि विभाग के कर्मचारी सीएससी सेंटर में भेजते हैं, जहां उनकी मिली भगत से अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं। सर्व कार्ड बना के 600 तब बनेंगे तो मारो तो सर गरीब आदमी कहाँ से देंगे कोई। यहाँ आप श्रम कार्ड बनाने आए, बन गया आपका श्रम कार्ड? नहीं बना, क्यों? अभी रसीद भी नहीं दे रहे। कितना पैसा ले रहे हैं श्रम कार्ड बनाने के? 600। तो आपने 600 जमा कर दी? कर दी। कब मिलेगा श्रम कार्ड? वो रहते कि एक हफ्ते में ऑडिट मिलेगी, तब फोन करेंगे। स्थिति ये है कि जनपद उत्तरकाशी में इस विभाग में कोई भी अधिकारी नहीं बैठता है। आउटसोर्स के कर्मचारियों के भरोसे यहाँ कार्य किए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर मजदूरों पर पड़ रहा है। जनपद में 11,000 मजदूर रजिस्टर्ड है और प्रत्येक मजदूर से 600 रुपए लिए जा रहे हैं, यानी कि प्रत्येक साल 66 लाख रुपए का खेल खेला जा रहा है। ये विभाग पहले भी चर्चाओं में रहा है, कभी मजदूरों के नाम पर साइकिल घोटाला तो कभी सिलाई मशीन घोटाला और अब ये रजिस्ट्रेशन घोटाला। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इन कर्मचारियों पर लगाम कसने में नाकामयाब हो रहे हैं। मैंने जॉब कार्ड बनाया था और इसमें मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। मैंने इस पे 5-6 हज़ार रुपये खर्च भी किया, तभी मेरे को कुछ नहीं मिला। जब यहाँ आते हैं तो ये लोग डिफेक्ट लगा देते हैं। मैंने पूरे कागजात तैयार किए थे, तब भी इन्होंने उन कागजातों पे डिफेक्ट लगाया है, फिर भी मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। आज भी मैं आ रखा हूँ, यहाँ पे मैडम नहीं है और मैडम ना होने के कारण से यहाँ पे अन्य लोग बैठे हुए हैं। वो बोले जब मैडम आएगी तब जाके ये बात आगे होगी। सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये टेंडर दिया है सीएससी वालों को, क्योंकि हमारे ऑफिस में केवल रिन्यूअल होता है और आवेदन होता है और कार्ड प्रिंट होता है। सर वो जो आवेदन होते हैं वो बाहर से होते हैं, सीएससी सेंटर से होता है। अब सीएससी सेंटर का क्या चार्ज है मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे नहीं है जानकारी। लेकिन ये जो हमारा जो चार्ज है विभाग का, विभाग में केवल आपका कार्ड प्रिंट होगा, आपका रिन्यूअल होगा और आपका आर्थिक सहायता के लिए आवेदन होगा। और जो नया आवेदन है वो नया आवेदन आपको बाहर से करना पड़ता है, कि श्रमिकों से, बाकी श्रमिकों से भी पूछ सकते हैं। अब वही श्रमिक आरोप लगा रहे हैं शायद से जिनको सामान नहीं मिला। ये जो बातें हैं फजूल बातें हैं, डिस्टर्ब करने की वाली बातें हैं। आप प्रदेश के मुखिया सीएम धामी केंद्र के साथ ही प्रदेश की जन कल्याण योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और हाल ही में सीएम धामी ने जनहित में कई बड़े फैसले लिए, लेकिन मजदूरों के साथ किए जा रहे अन्याय पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना बड़े आश्चर्य की बात है। सवाल ये उठता है कि मजदूरों के पंजीयन के नाम पर चल रही इस धांधली पर जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई करने में लाचार क्यों है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। हल्द्वानी पुलिस ने बनभूरपुरा दंगे के मामले में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोईद को गिरफ्तार किया और एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि घटना के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने 24 फरवरी को गिरफ्तार किया था और अब उसके बेटे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने मामले में नामजद सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है और इन सभी पर संबंधित धारा में केस दर्ज किया गया है। में जितने भी नामजद अभियुक्त थे उनमें से फरार चल रहे जो अभियुक्त अब्दुल मोईद, उसकी आज हमारी टीम ने गिरफ्तारी की है। देखिए नामजद अभियुक्तों की सभी गिरफ्तारियां हो गई है। नामजद में अभी कोई भी अभियुक्त ऐसा नहीं है जिसे गिरफ्तारी होनी शेष हो, लेकिन कुछ नए अभियुक्त जो है वो विवेचना में आए हैं। कुछ महिलाएं भी चिन्हित हुई है और कुछ और अभियुक्त भी हैं जिन पे हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं। तो जैसे ही साक्ष्य संकलन कार्रवाई पूरी होती है और आने वाले समय में और अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी इसमें करेंगे। सर साफिया वाले मामले में एक अलग से एफआईआर पंजीकृत हो रखी है, जिसमें अब्दुल मलिक और साफिया मलिक दोनों ही नामजद है और एक 420 की एफआईआर में हमारी विवेचना चल रही है। जैसे विवेचना में साक्ष्य आते हैं हम साफिया मलिक की भी गिरफ्तारी करेंगे। लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के 1.5 दर्जन महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं को मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल कराने में सफल हुए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया और मुख्यमंत्री धामी और विधायक अधिकारी को धन्यवाद दिया है। विधायक प्रतिनिधि चांद बोहरा ने बताया कि विधायक द्वारा 11 फरवरी को मुख्यमंत्री के लोहाघाट आगमन के दौरान क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन दिया था।
आप सभी लोगों को अवगत था कि 11 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा लोहाघाट पर आगमन हुआ और यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय विशाल सिंह अधिकारी जी द्वारा हमारे क्षेत्र की जन समस्याओं को रखा गया था और उसके प्रति ज्ञापन दिया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 18 मांगों को यहाँ पर रखा गया था और जो है समस्त मांगों को आपने मुख्यमंत्री घोषणा पत्र पर शामिल कर दिया गया है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे क्षेत्रीय विधायक विशाल सिंह अधिकारी जी का बहुत बहुत। बीएसएम कॉलेज के सामने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट संजीव वर्मा ने पुलिस कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस बिना जांच पड़ताल के ही मुकदमे दर्ज कर रही है जिनकी कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने बेलड़ा प्रकरण का हवाला देते हुए एसपी देहात पर भी निशाना साधा और कहा कि यदि वह बेलड़ा प्रकरण को लेकर उनसे कोई रंजिश रखते हैं, कोई मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजे। साथ ही कहा कि जो मुकदमा गंगनहर कोतवाली में उनके खिलाफ दर्ज हुआ है उसमें कोई प्राथमिकी जांच नहीं हुई है, जो पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है। आम जनता परेशान होने के बावजूद भी थाने की चक्कर काटती रहती है, प्रशासन और अधिकारी उनकी कोई सुनता नहीं और आखिर में मेरे पास आते हैं और मैं बड़े संघर्ष के बाद में उनमें से कुछ लोगों का कार्य हो जाता है, कुछ का नहीं होता। न जाने क्यों मेरे खिलाफ बिना किसी जांच के प्रशासन द्वारा थाना गंगनहर के इंस्पेक्टर द्वारा एकदम से रिपोर्ट दर्ज कर ली गई, ना मेरे से पूछताछ की गई, ना उसकी कोई जांच करी गई। अगर जो कोई भी आदमी थाने में जाएगा तहरीर लेके तो पहले उसे बता देंगे कि जांच करेंगे और अपने अधिकारी को व्हाट्सएप के द्वारा भेजते हैं। जब वहाँ से ओके होकर आती है तो उसकी जांच होती है और जांच होने के 15-20 या 1 महीने बाद में कोई एफआईआर होती है। लेकिन मेरे खिलाफ ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों एसपी देहात महोदय मेरे से इतने नाराज हैं, जो वो एकदम से मेरे पीछे। और जो मुकदमा लगाना है तो कोई ढंग का लगावे, जिसमें मैं जेल ही नहीं जा रहा, ऐसे मुकदमे लगवा के क्या फायदा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद उधम सिंह नगर मुख्यालय स्थित होटल में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई। रुद्रपुर में अंतर्राज्यीय जनपदीय बैठक में उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों के अधिकारियों, उधम सिंह नगर के अधिकारियों के बीच बैठक की गई और बैठक में चुनाव को लेकर गहनता से कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने पर जोर दिया। बैठक में कई जनपद के जिला अधिकारियों, एसएसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शिरकत की। बैठक जो रखी गई है और ये इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स की बैठक है। इसमें यूपी के 5 जिलों के अधिकारी और हमारे उधम सिंह नगर के जिले के जो अधिकारी हैं वो सब आज बैठक में थे। स्पेशली इसमें हमें देखना पड़ता है कि जो बॉर्डर के हमारे पुलिस बूथ हैं, मतदान केंद्र हैं या विलेज हैं, उनमें इलेक्शन को लेकर के कोई ऐसा चीज़ न आने पाए कि जिससे इलेक्शन प्रभावित हो सके। और इसमें दोनों स्टेट के अधिकारियों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे प्रिवेंटिव एक्शंस की बात हो, शराब हुआ, अवैध शराब की बात हो, नारकोटिक्स की बात हो, या गुंडा एक्ट में तमाम गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं जो उधर से इधर आ गए या इधर से उधर चले गए, तो एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। इसमें सारे इशूज हम लोग एक दूसरे से जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में तो अंतर जनपदीय और मेन रूप से अंतरराज्यीय बैठक हुई है यहाँ पे, क्योंकि उधम सिंह नगर जनपद सबसे संवेदनशील है। 5 जनपदों की सीमा शेयर करते हैं हम लोग। वेस्ट से ईस्ट में आएंगे तो बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, आज और थोड़ा सा नेपाल भी आता है। और आज जो है हमारा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में माननीय डीएम साहब के अगुवाई में, डीएम उधम सिंह नगर साहब की अगुवाई में हमारा अंतरराज्यीय बैठक हुआ, सहयोग बैठक, समन्वय बैठक बोलते हैं। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुआ। बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर और आपका बिजनौर से सारे सीनियर पुलिस अधिकारीगण ही हैं। डीएम्स, कुछ जिले का डीएम्स और कुछ जिले का एसएसपीस जो है वीसी के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो संवाद बहुत अच्छे तरीके से हुआ समन्वय बैठक में। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत ये मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें जनपद बरेली तथा जनपद उधम सिंह नगर के कुछ एरिया, लगभग 25 किलोमीटर का एरिया कॉमन है, तो उसी के संदर्भ में कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी और बहुत अच्छे से दोनों जनपदों के आपस में कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स पे डिस्कस किया गया है। और बरेली जनपद के थाना बहेड़ी तथा सीसगढ़ तथा उधम सिंह जनपद के कुलभट्टा थाना है, किच्छा थाना है तथा एक थाना और है। इन 3 थानों का डिस्कशन हुआ आपस में और ये सहमति बनी है कि लोकल लेवल पे और मीटिंग्स आयोजित की जाएं
ताकि ग्राउंड लेवल पे कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो। समस्त बिंदुओं का एक्सचेंज हुआ है और ये और बेहतर बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पे भी एक बार कोऑर्डिनेशन होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।